एक्सपेरिमेंट फॉर ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो हम लोग को क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो हम लोग पेपर में जैसे मान लो आ जाता है लिखने को, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसमें, फिर डिस्क्राइब करेंगे डायग्राम को, है ना, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और उसके पहले डायग्राम बनाने से पहले भी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, सबसे पहले अच्छा बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग ओम्स लॉ लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ होता क्या है ना। सबसे पहला क्या लिखेंगे थ्योरी में, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, इसका आंसर लिख लोगे ना। ठीक है, तो बेटा ध्यान सुनना, फिर से हम बता देते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। बेटा कहता है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, की जो तार होता है उसका जो टेम्परेचर वो बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, वो तो हम लोग को सीधे पता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, वायर के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है चार, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द वायर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द वायर। एक और बार समझ लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द वायर। ये बात समझ में आई पक्का। और जहां पे हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हाँ, और हम लोग यहाँ पे I हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के R लगा देते हैं, जहाँ पे R कांस्टेंट होता है, R इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, सिंबल लिखिए। ठीक, ये बात समझ में आई पक्का। तो इतना पहले लिखेंगे, उसके बाद वो थ्योरी भी लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट ना, है ना, थ्योरी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। देखो थोड़ा सा हटा दें इसको, देखो बेटा नहीं पॉज ना करो, हम काट देंगे इतना। ठीक है बेटा, अभी क्या है, अब हम लोग पहला पार्ट हो गया हम लोग का सॉल्व। ठीक, अब डायग्राम के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा डायग्राम कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये जैसे बना रहे वैसे बनाना, रेजिस्टेंस दिया। ठीक है, यानी कि तार जिसमें रेजिस्टेंस है, यानी कि नॉर्मल वायर लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें बैटरी कनेक्ट करी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 बना देना। ठीक, ये प्लस होता है और लास्ट वाले में माइनस शो कर देना, कोई दिक्कत। फिर इधर गया, फिर आपने स्विच लगाई यानी की लगाई। ठीक है, आपने के से की को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने रियोस्टर लगाया, रियोस्टर को इस तरीके से शो करते हैं, रियोस्टर। इससे बेटा रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लगाया, इस सर्किट को। इसके बाद आपने इस सर्किट में क्या लगाया बेटा, एम मीटर लगाया, करंट नापने के लिए एम मीटर लगाया। उसके बाद हम लोग को याद है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल लगता है रेजिस्टेंस के। कहाँ लगता है, पैरेलल लगता है रेजिस्टेंस के। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। एम मीटर सीरीज में लगता है इसके साथ, और ये पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। ये बात समझ में आई पक्का। अब बेटा इस थ्योरी को बताएंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे। अच्छा, करंट ऐसे जाएगा, इधर बढ़ेगा, कुछ इधर आएगा, होते हुए वापस इसमें। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एक्चुअली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना। इस डायग्राम को याद ऐसे रखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि हम लोग को V भी नापना पड़ेगा और I भी। V इसकी मदद से नप जाएगा और I इसकी मदद से, है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से,
अगर हम लोग को है ना वोल्टेज में चेंज लाना होगा तो हम लोग बैटरी है उसके लिए हमारे पास, है कि नहीं। वोल्टेज में चेंज लाना होगा तो बैटरी, क्योंकि बैटरी की मदद से है ना हम लोग वोल्टेज देंगे उसको, नहीं देंगे। सर्किट में जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे है ना, यहाँ पे जो तार है उसको अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो भरे हुए हैं। वो ट्रेवल कैसे करेंगे, जब उसको ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी। वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब फोर्स होता है ना, वही बताया था। तो बैटरी उसको फोर्स प्रोवाइड कराएगी, फोर्स प्रोवाइड कराएगी, तब वो इलेक्ट्रॉन्स आगे ही जाएंगे और फिर बिजली बहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। यानी कि तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इस साइड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे होंगे तो करंट इस साइड जा रही है कि नहीं। ये बात समझ में आई, पक्का। तो ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं तो यानी कि उसको फोर्स कौन दे रहा होगा, बैटरी। तो यानी वोल्टेज अगर कंट्रोल करना होगा तो उसके लिए बैटरी है ही है, बैटरी से हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, अभी रियोस्टर से क्या होएगा बेटा, इधर देखो, रियोस्टर से क्या होएगा, हमारा रेजिस्टेंस कंट्रोल होएगा। रियोस्टर से क्या होएगा, हमारा रेजिस्टेंस कंट्रोल होएगा। ये बात समझ में आई। तो यानी कि अगर हम लोग को आई को कम ज़्यादा करना होएगा, मान लो आई को कम ज़्यादा कभी करना पड़ गया तो उसके लिए यही काम आएगा। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये ज़्यादा रुकावट ले आएगा। रियोस्टर क्या होता है, रुकावट होती है, पता है ना, रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए। तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा अगर आई कम करना है। तो कैसे, मान लो इसने अगर यहाँ रुकावटें बढ़ा दी तो इनका फ्लो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स धीरे फ्लो करेंगे तो करंट भी धीरे आएगी, है कि नहीं। तो इसलिए ये लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थ्योरी में क्या लिखेंगे, हम लोग थ्योरी में ये लिखेंगे बेटा कि टेक अ बैट, देखो टू फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फॉर ओम्स लॉ वी नीड सम एपरेटस फॉर डूइंग द, है ना। यहाँ पे लिखते जाना तुम लोग, हम बोलते जा रहे हैं, है ना। जब देखना, जब तुम लोग नोट्स बनाना प्रॉपर तो उसमें लिखते जाना जो बताते जा रहे हैं, क्या जो बोलते रहे उसी को धीरे धीरे करके पॉज कर करके लिखते जाना। चलो सुनो ध्यान से, कहते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ वी नीड सम इक्विपमेंट्स, है ना, या फिर वी नीड सम टूल्स, ठीक है। तो उसके बाद फुल स्टॉप, उसके नेक्स्ट लाइन से लिखना फर्स्टली वी नीड अ बैटरी, ठीक है। बैटरी को शो कर देना तुम लोग बी से, है ना। उसकी बैटरी ऐसे लिखना, बैटरी ब्रैकेट में बी, ठीक है, बैटरी बी, अ स्विच के, या फिर स्विच की जगह स्लैश लगा के, हाँ स्विच या फिर स्लैश लगा के की कुछ भी लिख देना और इंडिकेट करना उसको के से। रियोस्टर आर, एक बार और देख लो, जब हम लोग ने सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। इसी डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट होएगा वर्किंग दिखाना, है ना। तो वर्किंग के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कि वी नोटिस दैट, है ना। हम लोग ने क्या नोटिस किया है कि जब हमारा जो एम मीटर है, देखो एक तरफ हमने एम मीटर इसलिए बना दिया, इस तरफ वोल्ट मीटर, है ना। इफ वी नोटिस दैट इफ द वैल्यू ऑफ द एम मीटर इज इंक्रीज, ऐसे ही तो होती है वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगी उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जब यहाँ वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्ट मीटर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक। एंड देन इफ द वैल्यू ऑफ द, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड इफ द, यहाँ पे क्या, वोल्ट मीटर की वैल्यू बढ़ गई, है ना। और अगर हम लोग एम मीटर की चेक करेंगे, अगर हम लोग, जब हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे उनको, है ना, जब हम लोग इसमें करंट का फ्लो कम कर देंगे, इफ वी स्लो डाउन द रेट और फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट, देन वी ऑब्जर्व दैट, है ना। तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वोल्ट मीटर है उसकी भी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। देन द वैल्यू ऑफ द वोल्ट मीटर, यानी देन द वैल्यू इन द वोल्ट मीटर विल गेट डिक्रीज। हेंस दिस पॉइंट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल across wire is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट फ्लो इन सर्किट या फिर इन सर्किट। ये बात समझ में आई। ये पॉइंट हम लोग को प्रूफ करता है, क्यों, क्योंकि जब एम मीटर में रीडिंग बढ़ रही है तो वोल्ट मीटर में भी रीडिंग बढ़ती है, और जब वोल्ट मीटर में रीडिंग बढ़ रही है तो एम मीटर में भी बढ़ रही है, और जब दोनों में, एक में घट रही दूसरे में भी घट रही है।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बढ़ने से वो बढ़ता है, इसके घटने से वो घटता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए बेटा यहाँ पे देख लो, देखो ग्राफ आपने और कुछ नहीं बनाना, यहाँ 0 रखिएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। और ठीक है, और यहाँ पे लिख देना वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें, वोल्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें बेटा, वोल्ट में। अच्छा ये हटा दें, ये तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट तो लिखनी पड़ेगी ना यहाँ ग्राफ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट, करंट किसमें, एम्पेयर में, कोई दिक्कत है कि नहीं। ये एरो यहाँ के लिए, ये एरो यहाँ के लिए, जिससे कि ये पता है 0 से बढ़ेगी यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब देखो बेटा जब ये बढ़ती है तो वो भी, यानी एमीटर बढ़ता है और वोल्ट मीटर बढ़ता है, वैल्यू नहीं बढ़ता, यानी कि जब ये 0 होगी तब दोनों 0 होंगे, जब ये 1 होएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, जब ये 2 होएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, जब ये 3 होएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, जब ये 4 होएगा तो ये भी 4 होएगा। इससे हम लोग को क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख देना करंट डैश इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो देखो ग्राफ भी बना लिया हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग को थ्योरी देनी थी, है ना, तो थ्योरी दे लोगे ना उसकी, यानी कि थ्योरी का मतलब डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन और विद फॉर्मूला, कोई दिक्कत। थ्योरी दे लोगे ना, डेफिनेशन विद फॉर्मूला पहला, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, डायग्राम, नंबर 2 पर डायग्राम है, डायग्राम ये हमारे सामने है, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा डायग्राम में भी लेबलिंग कर देना यहाँ पे, जैसे ये एमीटर है ना, ये है तुम्हारा वोल्ट मीटर, ये रियोस्टर है, ठीक है, ये की है, ये बैटरी है, कोई दिक्कत। यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे में हमने डिस्क्राइब कर दिया इसको, है ना, हमने डिस्क्राइब करके बताया ना, ये यानी कि किसको डिस्क्राइब करना, देखो लिखा हुआ डायग्राम को डिस्क्राइब करना है ना, डिस्क्राइब किसको, डायग्राम को। फिर उसके बाद ग्राफ यहाँ बना हुआ है, उसके पहले आपको वर्किंग लिखनी है, वर्किंग हमने बताई दी कैसे लिखनी है ना। वर्किंग के लिए आप फिर से एक बार पीछे रिवाइंड कर लेना, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट फॉर ओम्स लॉ। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं आया, कि एक बार फिर से बता दें। देखो एक बार फिर से प्रैक्टिकली क्या समझ में आया बेटा, जब हम लोग ने ये सिस्टम लगाया, ठीक है, जिसमें हम लोग ने बैटरी की, रियोस्टर और एम मीटर और वोल्ट मीटर को ध्यान रखा कि एम मीटर सीरीज में जुड़ता है, वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ता है, जिससे कि वो एक्यूरेट रीडिंग दे, गलत ना दे, है ना। उसके बाद रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है। इससे हुआ क्या, हम लोग ने पहले यहाँ से हम लोग ने वोल्टेज को बहाया, है ना, यानी कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, फ्लो करते करते हम लोग ने देखा एम मीटर की रीडिंग बढ़ रही है और धड़ाधड़ वोल्ट मीटर की भी रीडिंग बढ़ रही है। और फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे फ्लो कम किया, तो देखा जैसे जैसे हम लोग की एम मीटर की रीडिंग कम हो रही है, वोल्ट मीटर की भी कम हो जा रही है। रीडिंग कम होना मतलब वोल्टेज और करंट, करंट कम हो रहा, वोल्टेज कम हो रहा, वोल्टेज कम हो रहा, करंट कम हो रहा, करंट बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से रिलेशन समझ में आया। उसके लिए हम लोग को ग्राफ देना पड़ गया। ग्राफ क्या दिया कि भाई जब एक ये वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, एक ये वैल्यू बढ़ी, 2 इसकी बढ़ गई, 3 ये, 4 ये, और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली।
है ना। उसके बाद नीचे लिख दिया कि किस किस चीज़ का था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का ग्राफ था, तो करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, है कि नहीं। तो इससे हम लोग को यही तो पता चल रहा है कि इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है कि नहीं। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आई, पक्का। तो देखो बेटा, पहला क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस, कोई भी 3 रेजिस्टेंस होंगे कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कनेक्टेड किस में है, सीरीज में है ना। तो इनके डायग्राम में थोड़ा पहले तो चेंज आएगा, फिर हम तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे इसके बारे में, ठीक। अगर वो पता होगा तो सिंपली कर लोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, अगर सीरीज में तो लाइन से 3 लगा दो, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद इसमें आपको एक बैटरी लगानी है, लगाया, एक की लगा दीजिए, लगाया, उसके बाद बस इसको बंद कर दो, ठीक है। अच्छा एक बात चेक कर लो उसमें कि एमीटर भी लगा हुआ है क्या, कि नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा हुआ है बस, ठीक है। हाँ सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि एमीटर भी लगा है, तो देखो बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए बैटरी, और सबसे पहली बात क्या, V लिखिएगा यहाँ पे, V वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, बैटरी वोल्टेज की तो आती है, तो V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस R3 है, मेजरमेंट है ना, और ये क्या है, हमारी की है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा रही है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना, देखो हमने कभी ऐसा शायद ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन हमने, है ना, कि जब आगे चले तो हमको बहुत लेट ऑब्जर्व हुआ। देखना ध्यान से बेटा, इधर उधर मत देखो, इधर ध्यान से देखो, हमें क्या लेट ऑब्जर्व हुआ कि हमको ये पता नहीं था एक्चुअली। देखो कोई भी ऐसा तार है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, तो जो इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं वो होता है वोल्ट, है ना, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, होता है कि नहीं होता है। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, यानी हम सीधे सीधे कहते हो चाहे तो वोल्टेज, है ना, ध्यान सुनना। और ये चलेंगे तो इसी के ऑपोजिट करंट बहेगी, नहीं बहेगी। तो ध्यान सुनना, क्या कहना चाहते हैं कि यहां से जब बैटरी से निकलता है ये करंट, और जब सीरीज में होता है, तो तीनों सीरीज में, अच्छा करंट भी निकलेगा तो आई करंट निकलेगा, नहीं निकलेगा, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस बैटरी से आई करंट निकला, और जब ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है 3 रेजिस्टेंस का, तो जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान सुनना, है ना, तो जब इस बैटरी से आई करंट निकला, तो इस तीनों कॉम्बिनेशन में जो पहले करंट ये वाले रेजिस्टेंस में पहुंचेगा, पहले करंट ये वाले रेजिस्टेंस में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट ऑब्जर्व करेगा वो आई होएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले में पहुंचेगा तो यहाँ पे भी आई होएगा, और यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व करेंगे, करंट आई ही रहेगा, समझे। आई की वैल्यू पूरे सर्किट में कहीं भी नहीं चेंज होगी, कब, जब ये सीरीज में बंधा होएगा कॉम्बिनेशन, जब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा होएगा, जब ये अरेंज होएगा सीरीज में, ठीक है। लेकिन अगर ये सीरीज में ही है तो हम लोग फिर वोल्टेज को देखेंगे, वोल्टेज कितना था, V था, यहाँ पे आएगा तो वोल्टेज हमारा V1 होएगा, जब यहाँ पे आएगा सेकेंड वाले में तो V2 होगा, थर्ड वाले में आएगा तो V3, यानी अलग अलग होएगा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर एट रेजिस्टेंस एट रेजिस्टेंस R1, ठीक। फिर ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। पहले वाले के लिए V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल, क्योंकि V1 है ना पहले वाले के लिए, इज इक्वल टू करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है, कोई दिक्कत, पक्का। अब सुनो, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर एट रेजिस्टेंस R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, कोई दिक्कत, पक्का। क्यों, देखो V2 वोल्ट, हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज V2 है,
करंट I है और रेजिस्टेंस R2 है। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली अगर इतनी अंग्रेजी ना आए तो फिर से ये टेप देना, ये बात समझो। अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आ रही तुम लोग को कि सिमिलरली लिख पाओ तो फिर से ये टेप देना। क्या? सिमिलरली एट, हाँ, एट रेजिस्टेंस R3 है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और बेटा हम फिर बता रहे जब कॉपी में लिखना तो वहाँ बिल्कुल भी कंजूसी ना करना कि यहाँ पे इसको कॉमा कॉमा लगा लगा के लिखते जा रहे हो। ठीक है, तोड़ेंगे कायदे से, बिल्कुल ध्यान रखना। आज पढ़ा है फॉर्मूलों में कायदे दोनों गर्दनों पे, तुमको पड़ेगा अगले दिन से। इधर देखो, वोल्टेज V3 बराबर I इंटू R3। ठीक, इसको डब्बे में बंद करो, कहो इक्वेशन 1, इसको डब्बे में बंद करो, बोलो इक्वेशन 2, इसको भी बंद करो तो इक्वेशन 3। अब देखो बेटा होता क्या है, देखो यहाँ तक 3 इक्वेशन आ गई, उसके बाद समझो। एक्चुअली यहाँ पे जो बैटरी होती है कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी थी और 3 रेजिस्टेंस थे। तो पहले वाले को जैसे हम लोग ने यहाँ V1 प्रोवाइड कराया, दूसरे को V2 और तीसरे को V3 प्रोवाइड कराया है वोल्टेज। तो एक्चुअली होता क्या, 6 वोल्ट में 2 यहाँ बढ़ जाता है, 2 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। ठीक है, तो टोटल किसके बराबर होएगा? टोटल वोल्टेज के बराबर नहीं होएगा। तो यहाँ पे भी ये करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होएगा। क्या होएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है ना। इसी तरीके से ये 2, 6 और 8 ओम है मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। तो हम लोग को एक चीज और पता है, क्या? ऐसा कभी कभी दिमाग में नहीं आता कि तीनों को उठा के ऐड कर दें? नहीं, करेंगे ये, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? कुछ नहीं, ध्यान सुनना, इनको ऐड करने का तरीका अलग होएगा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस जरूर निकलेगा। क्या जानते हैं? कि ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस R लेट कर लेते हैं, कैपिटल R। समझे भाई? ऐड तो कैसे भी कर सकते हैं भाई, वो पैरेलल में ऐड होता है। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे नहीं ऐड करेंगे, हो सकता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की तरह करें, उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना, है ना। तो यहाँ पे एक चीज तो पता है लेकिन हम लोग को कि इनको ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ टोटल रेजिस्टेंस जरूर आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग ने कैपिटल R लेट कर लिया है, ठीक। और फुटकर वालों को R1 R2 R3, ठीक। अब ध्यान से सुनना जरा, ये है इंपॉर्टेंट कड़ी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो वोल्टेज है वो 3 चीजों में टूट रहा है, V1 V2 और V3 में, 3 वोल्टेजेस में टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। तो यहां से बेटा V1 की वैल्यू रखो, यहां से क्या करो, V1 की वैल्यू रखो, ठीक। तो ये वाले पोर्शन को हम हटा देते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं बेटा कि जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में टूटा है, V1 V2 प्लस V3 में। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आगे हम लोग इसकी प्रूवमेंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे नोट कर लेते हैं, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग जानते हैं टोटल वोल्टेज V है, देख लो टोटल वोल्टेज V नहीं है पूरे सर्किट में, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहे हैं, है ना। अब बताओ इस करंट में टोटल करंट कितनी है? I तो है जो कि सब में सेम रही है, तो I है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस R है। तो कैपिटल V की वैल्यू भी मिल गई, नहीं, I इंटू कैपिटल R बराबर V1 की वैल्यू देखो यहाँ लिखी हुई है, I इंटू R1 प्लस यहाँ पे V2 की वैल्यू लिखी है I इंटू R2 प्लस V3 की वैल्यू I इंटू R3। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे I इंटू R बराबर तीनों से I कॉमन कर लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। और I से I कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई में थे, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब बात आती है सर यहाँ तक तो प्रूफ कर लिया है, तो सर इसका मतलब ऐसा नहीं, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी? जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस भी तो रहनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। क्या है बेटा? आज के टाइम में क्या होता है, पहले के टाइम में ये होता था कि फोन्स में या फिर बाकी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगाने पड़ते थे, ठीक है। तो बेटा इन रेजिस्टेंस को हटा के अगर कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है ना, तो कौन सा रेजिस्टेंस लगाओ, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं कि काम हो जाए?
है ना। तो इन सबको हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाना, तो अगर ये सीरीज में है तो इसको ऐसे काउंट करेंगे, कैसे, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देना। ये फॉर्मूला वही समझाता है कि अगर 4 रेजिस्टेंस है तो अगर सीरीज में लगे हुए हैं और उनको चारों को हटा के एक को रेजिस्टेंस लगाना है ना, तो कितने, तो सबको ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इन सबको हटा कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली यही काम होता है इसका। ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, अब देखो बेटा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, अभी पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो। तो देखो कितनी इजीली बनता है। पहला ये, ठीक, पैरेलल मतलब 3 रस्तों में कट गया ये। ठीक, इसको आगे बढ़ाया, ये, इसको और आगे बढ़ाया, ये, और इसको आगे बढ़ाया, ये। ठीक, इनको आगे ले गए, ठीक है। अब देखो, अब इनको क्या करेंगे, एक बैटरी और की के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई? पक्का? देखना ध्यान से कितनी सिंपल, जैसे ये डायग्राम रफली बना, सबसे पहले बैटरीज चालू करते हैं। बैटरी प्लस और माइनस टर्मिनल की होगी और उसका अपना वोल्ट होएगा। कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है, टोटल वोल्टेज V है। ये की है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में K से। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, इसमें करंट निकलेगी I, नहीं निकलेगी, जो कि सर्किट में ट्रेवल करेगी और 3 हिस्सों में टूट जाएगी। कौन टूटेगी? करंट 3 हिस्सों में टूट जाएगी और ट्रेवल करते हुए यहीं से वापस आ जाएगी। नहीं आ जाएगी? ये बात समझ में आया? पक्का? अच्छा, हम लोग ये पता 3 रेजिस्टेंस और तीनों अलग ही अलग होंगे, है कि नहीं? R1 R2 R3। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली है क्या, करंट आई, चढ़ी चढ़ी आगे बढ़ी, 3 हिस्सों में टूट गई, तो यह ले में ऑब्जर्व होएगी I1 करंट, यह ले में ऑब्जर्व होएगी I2 करंट, और यह ले में ऑब्जर्व होगी I3। फिर से समझ लो एक्चुअली हुआ क्या है। मान लो अगर 5 एम्पियर की करंट है ना, तो वो 3 हिस्सों में टूट गई हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर। ये बात समझ में आई? पक्का? यहाँ पे करंट तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जो करंट है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि करंट जो है वो बट जाती है। जैसे, अरे यार ठीक है, यहाँ पे 6 कर लो, कोई बात नहीं, ये लो एग्जाम्पल है ना, ये तो केवल एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, यानी कि जो हमारी टोटल करंट होगी वो 3 इक्वल है ना, 3 इक्वल नहीं मतलब 3 हिस्सों में टूट जाएगी। ये नहीं कि कुछ भी है ना, इन 3, यानी कहने का मतलब इन तीनों का सम टोटल के बराबर ही होएगा। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म होती है। ठीक है, अच्छा, अब तो सर कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है वोल्टेज। यहाँ पे आए तो वोल्टेज V रहेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज V, यानी कि वोल्टेज सेम रहता है। ये बात समझ में आई? पक्का? तो फिर से हम लोग लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस R1, फिर डैश लगा के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। R1 के लिए ओम्स लॉ लगाओ यहाँ पे पहले वाले के लिए, तो V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। कोई दिक्कत? पक्का? फिर इक्वेशन 1 इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए पूरा लिख लो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फॉर रेजिस्टेंस R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आएगा V इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 2, और सिमिलरली I3 इंटू R3, इक्वेशन नंबर 3। एक बार फिर से देख लो, V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, V इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, V इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3। ये बात समझ में आई? पक्का? अब हमारे दिमाग में 2 चीज़ें और रहेगी, क्या कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होएगा? कितना होएगा भाई? जब टोटल, हाँ, क्या लेट करेंगे? R होएगा, कैपिटल R। ये तो कंफर्म है ना कि इनको ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस R ही होएगा। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R। ये तो होएगा कि नहीं होएगा? इसको इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या जानते हैं, इस बार टूटा कौन है फुटकर में? करंट। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर, वी नो दैट, है ना, कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होएगा। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? पक्का?
अब सुनो, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी I1 की, V अपॉन R1। यहाँ से I की कितनी वैल्यू आएगी, V अपॉन R1, नहीं आएगी? तो I की वैल्यू V अपॉन R1, ये V अपॉन R1। और यहाँ पे देख लो ऐसे ही कैपिटल आई, इसमें I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R, यहाँ से निकाल लो तो I की वैल्यू कितनी निकलेगी, V अपॉन R, है ना? ये टोटल वाली है कि नहीं? टोटल करंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो पहले टोटल वाली करंट की यानी I की वैल्यू रखी V अपॉन R, उसके बाद I1 की वैल्यू V अपॉन R1 यहाँ से, है ना? उसके बाद I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। देखो यहाँ पे सब में V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन किया और अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, V से V कैंसिल हो गया, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बात समझ में आई? पक्का? तो कहने का मतलब क्या, इससे क्या रिजल्ट आया? इससे रिजल्ट आया कि जो ये R1 R2 R3 अगर पैरेलल में होंगे और इनको हटा के अगर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा कोई भी, यानी कि इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्मूला रखेंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही आपके में प्रूवमेंट के लिए आता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, एक्सप्लेन इट विद प्रॉपर डायग्राम। तो देखो यहाँ पे डायग्राम भी है ना? डायग्राम जैसे बना लेंगे उसके बाद एक चीज़ कंपलसरी, चाहे ये वाला हो और चाहे पिछला वाला हो, है ना? क्या उसमें थ्योरी ज़रूर देंगे आप। थ्योरी किस चीज़ की, या फिर थ्योरी क्या लिया, या तो एक्सप्लेनेशन, है ना? थ्योरी या तो एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का देना पड़ेगा, डायग्राम का। बेटा वहाँ पे तुम्हारे नौकर थोड़ी लगे हुए हैं समझने के लिए, है ना? वहाँ पे तो जो टीचर होता है उसको इस तरह से डील किया था जैसे वो पढ़ा लिखा ना हो, वो पहली बार पढ़ रहा हो। ठीक है, तो डायग्राम के बाद यहाँ पे आपको डायग्राम के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये R1 R2 R3 क्या है। तो आप ये लिखेंगे इस तरह से, हम बता भी देते हैं, है ना, कि हेयर द फिगर, है ना, वी टेक अ बैटरी, है ना, ऑफ वोल्टेज V, अ की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K, है ना, एंड द करंट फ्लो इन द सर्किट इज I, है ना, एंड द टोटल रेजिस्टेंस विल बी R। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हेयर द I इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग, फॉर द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, विच इज I1 I2 I3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि R1 R2 R3 पीछे दे चुके हैं, और यानी R1 वाले के लिए I1, R2 वाले के लिए I2, R2 वाले के लिए I2 और R3 वाले के लिए I3। ठीक है, उसके बाद दोगे, उसके बाद बताओगे एंड वी नोटिस दैट द वोल्टेज विल नॉट चेंज फॉर एनी रेजिस्टेंस, है ना, सो वोल्टेज V इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक, इतना दे दिया बस। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं अपना थ्योरी। देखो बेटा चालू करते हैं अब न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, यह जो न्यूमेरिकल है वो हमारे रेजिस्टिविटी वाले पे है। ठीक है, तो देखना बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। हम लोग ने कल फॉर्मूला पढ़ा था रो का, है ना, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें फॉर्मूला बना कैसे था, एक बार हम फिर से याद दिला देते जल्दी से, है ना। हम लोगों को केवल एक ही बात पता थी, क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वायर की वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर याद ना है तो पिछला वाला वीडियो फिर से एक बार देख लेना। ठीक, और उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हमने बताया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बढ़िया से हमने एग्जाम्पल भी दिए, हमने बता चुके हैं। जैसे अगर कोई ये पाइप है, अगर इसको काटेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग को सर्कल का मिलेगा, है ना। जैसे पानी डालने वाली पाइप है, अगर उसको हम लोग काटेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का था, अगर इसका हम लोग बीच से काटेंगे तो यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो ये सर्कल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है R इज इक्वल्स टू L, R इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक, तो आर इज इक्वल्स टू एल इंटू ए इंटू रो। ठीक, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ज्यादातर लोग रो के बारे में बताते नहीं ज्यादा कुछ। ये क्या होता है, जो भी वायर होता है उसकी क्या होती है, क्या होता था? नहीं बेटा, रो है ये, रो क्या होता है, मटेरियल होता है। हमने कल भी बताया था, कल की वीडियो पर फिर से देखना तो उसमें पता चलेगा कि रो कभी भी बदलता नहीं है। रो की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे रो इज कांस्टेंट, है ना। सिंबल रो होता है, इसका नाम रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को जनरेट हो जाता है। इसी से हम लोग ने रो का फॉर्मूला निकाल लिया है, क्योंकि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। कोई दिक्कत? अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक, तो हमारा सैंपल प्रॉब्लम 1 आता है पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे सैंपल प्रॉब्लम 1 है। ठीक, क्या कहता है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल की वैल्यू 2 मीटर दी गई है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, कहता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ए की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10 की पावर -6, एरिया है तो यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। ठीक, उसके बाद कहता है एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस, और आर की वैल्यू देता है 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। फिर कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, यानी रो की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग को रो का फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। कोई दिक्कत? इससे ये कट गया, तो रो इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अभी हम लोग को यूनिट, ऐसे यूनिट याद करनी पड़ जाएगी, है ना। यूनिट तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, यहीं पे समझ लो यूनिट निकालना। तो रो इज इक्वल्स टू, ये ओम होता है, ये एम्पियर होता है, और ये मीटर होता है। नहीं होता है? ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे चुपचाप लिख दो रो ए ओम इंटू एम्पियर अपॉन मीटर। कोई दिक्कत? एक सेकेंड रुक जाओ, ए सॉरी, एक गलती हो गई। ये ए एम्पी, यहाँ करंट थोड़ी है, वो मीटर स्क्वायर होएगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रो इंटू मीटर होएगा। नहीं होएगा भाई, वो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये हमसे भूल हो गई है ना। तो यहाँ पे ये मत लिख देना, यहाँ पे क्या होएगा, रो इंटू मीटर होएगा। ए जो है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ना, नहीं था? तो ये इससे ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो एक एम बचेगा, नहीं बचेगा? कोई दिक्कत? तो रो इंटू मीटर। तो रो की वैल्यू क्या होती है, रो की यूनिट क्या होती है हमारी, रो की यूनिट क्या हुई, ओम मीटर। क्या होती है, रो की वैल्यू क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर कभी पूछी जाए तो क्या होगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी मतलब रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। देखो बेटा, हमको कैसे याद रहता है, कभी हम मान लो इमरजेंसी में भूल गए तो तुरंत फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट तुमको पता ही रहता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे कांस्टेंट रो लग गया तो उससे फॉर्मूला बना लिया, उससे रो की वैल्यू निकाल ली। रो की जैसे वैल्यू निकल आई, जैसे यहाँ पे, है ना, तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस की ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो मीटर से मीटर कर गया, ओम मीटर मिल गई यूनिट। यूनिट निकालना रफ में बहुत आसान होता है, ये बात समझ में आई। अगला न्यूमेरिकल भी पेज नंबर 24 पे है, सैंपल प्रॉब्लम 2। कहता है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm। ठीक, तो कहता है एक कॉपर का वायर जिसकी रेडियस यानी नहीं डायमीटर दिया है ना। क्या कहता है, तो कॉपर की वायर है, उसका जो डायमीटर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होएगा, उसमें जो डायमीटर होएगा भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये, इसका डायमीटर जो है वो 0.5 mm है। ठीक, एंड रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू देता है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 रो इंटू मीटर। कोई दिक्कत? पक्का? उसके बाद देखो, फिर कहता है क्वेश्चन नंबर ए, दो भाई इतना कंटेंट कॉमन दिया गया है, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो फिर क्वेश्चन नंबर एक ए बनता है। क्या है, कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। फिर कहता है मेक इट्स रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना, 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, तो समझो ध्यान से, तो ये डेटा दोनों दो पार्ट है, तो दोनों के लिए ये डेटा कॉमन है। फिर क्वेश्चन नंबर ए में कहता है लेंथ ये है और रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग का रो का फॉर्मूला लिखा, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल,
यही फॉर्मूला पता है, ठीक। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। तो हमने कहा अगर ये तार है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन से शेप का है, ये तार है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन से शेप का है, सर्कल शेप का है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होएगा, एरिया ऑफ सर्कल के। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। जबकि हम लोग को डायमीटर तो दे रखा है, तो रेजिस्टेंस कितने, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5/2 mm, ठीक। तो हम लोग को mm से देखो सब कुछ मीटर मिले जाना, क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रो मीटर में है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, कहते हैं 0.5 mm को हम लोग चेंज कर लेते हैं, पहले 0.5 mm है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, नहीं तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, उल्टा है कि नहीं। अब देखो सेंटीमीटर में वैल्यू मिल गई, यानी कि तो 1 mm में इतना, तो 0.5 mm में तो 0.5/10 सेंटीमीटर। तो देखो इसको हम लोग ने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब आ जाओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। देखो इसको हम लोग ने सेंटीमीटर में तो चेंज कर लिया, अब सेंटीमीटर वाली वैल्यू उठा लो, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर, तो 0.5/10 सेंटीमीटर में, तो 0.5/10 और अपॉन 100 मीटर, ठीक। ध्यान से हटा दो, एक जीरो और एक और जीरो, तो ये हो जाएगा 5/1 2 3 4 जीरो मीटर। कोई दिक्कत, चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया। तो बस यहाँ पे इसको हटाओ भी, और इसको यहाँ mm इज इक्वल्स टू कितने, 5/1 2 3 4 टाइम्स 0 मीटर। चेंज कर लिया नहीं कर लिया, अपॉन 2 कर लेंगे अब रेडियस के लिए, तो इंटू 2। कोई दिक्कत, अपॉन 2 ऐसे तो करेंगे, इंटू 2, कोई दिक्कत। तो हम लोग को रेडियस मीटर में मिल गई, तो यहाँ पे पुट कर लो, पाई इंटू 5/20,000 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, पक्का। अब ध्यान सुनना, ये हो गया पाई इंटू, ये हो गया 25/2 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पाई इंटू 25/4, ठीक, इतना लिखा, इंटू 10 की पावर 8 है, ये 8, ये ऊपर ले जाओ, तो पाई/25 पाई/4 इंटू 10 की पावर -8, ठीक, मीटर स्क्वायर। नहीं होएगा, है कि नहीं। ये हम लोग ने तमीज़ से इसलिए सॉल्व कर लिया बेटा, जिससे यहाँ पे वैल्यू रखे दोबारा यहाँ पे, तो हम लोग को दिक्कत ना है कि नहीं। ये समझ में आया। देखो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे केवल तमीज़ से बस 10 की पावर 8 को बटोरा है ना। तो चाहे तो यहीं कर देते 25/4, तो 4 इंटू 10 की पावर 8 सीधे ऊपर चला जाता, तो पाई इंटू 25/4 इंटू 10 की पावर 8 ऊपर चल गया, तो 10 की पावर -8, है कि नहीं। तो दिक्कत है यहाँ तक, बस हम लोग ने उसको बटोरा है, कुछ नहीं किया है। यानी ए की भी वैल्यू मिल गई, नहीं मिल गई, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अभी दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा एक बार और देख लो यहीं से क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर शेप तो होएगा, जिसका डायमीटर 0.5 mm है। तो देखो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, कन्वर्जन किसका, यूनिट का। यहाँ से हम लोग ने क्या कर रखा है, यूनिट का कन्वर्जन कर रखा है ना। ये तो क्वेश्चन है ना। यहाँ से हम लोग ने इस यूनिट को कन्वर्ट कर दिया 5/10,000 मीटर में। कैसे किया, ये स्टेटमेंट आपके सामने, ठीक है। उसके बाद देखो रो की वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में पहले से, मतलब कॉमन दिया गया था ना, दोनों दो ए और बी पार्ट है ना, तो ए पार्ट और बी पार्ट के लिए दोनों के लिए डायमीटर और रो दिया गया था। कोई दिक्कत, हम लोग ने यहाँ पे क्या, बस हम लोग से एल पूछ रहा है, जबकि आर और आर दे रहा है और रो भी दे रहा है। तो देखो रो पता है, आर पता है, लेंथ कितनी है पता है, नहीं पूछ रहा था, पर ए हम लोग को क्या कह रहा है, डायमीटर दे रखा है। तो ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमने कहा था ये सर्कुलर शेप है, तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल के।
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ रखी, उसको सही से अरेंज कर लिया। तो हम लोग को ए का वैल्यू भी पता चल गया। देखो ध्यान से, अब ए का वैल्यू पता चल गया, एल फाइंड करना, आर का पता चल गया, रो का पता चल गया, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे रख के निकालते हैं। कैसे, देखना अब यहाँ पे रो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 बराबर, ठीक, कोई दिक्कत, बराबर आर रेजिस्टेंस कितना है 10 इंटू, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 25/4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -8, फिर अपॉन एल, यहाँ पे अपॉन एल कर लिया। कोई दिक्कत, इससे ये चला गया, कोई दिक्कत, पक्का, ये अपॉन में आया तो 10 हो गया, ठीक। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो देखो 4 इंटू एल इंटू 16, 4 इंटू एल इंटू 16, और उधर जाएगा बराबर 10 इंटू 10 इंटू 25 इंटू पाई। कोई दिक्कत, हाँ यार क्या आदमी हो। एल बराबर, तो देखो 2 2 जा 2 5 जा, ठीक, फिर 2 1 जा 2 5 जा, कोई दिक्कत। तो L इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 25 इंटू पाई अपॉन 16, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, L इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 25, यानी 5 इंटू 25, और 25 इंटू 25 625, पाई की वैल्यू 3.14 होती है अपॉन 16, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना, उसको सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर अगर तुमको नहीं मिलता तो हमसे अलग से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद अब देखो बेटा इसका बी पार्ट, इसके बी पार्ट में क्या बोला गया हम लोग से, कहता है कि अगर इसकी लेंथ को, डायमीटर को, एक सेकंड रुकना, हाँ, कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कह रहे रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जबकि डायमीटर जो है वो डबल कर दी गई है, डायमीटर को डबल कर दिया गया है। बात सुनना ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है, ठीक, दो कंडीशन बनेंगे, केस 1 केस 2 और डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हम लोग को पता है रो इज इक्वल्स टू R1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 अपॉन लेंथ L1, ठीक। यहाँ पे क्या बोला गया, एक बार फिर से पढ़ लो, कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर को डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, लेंथ नहीं चेंज की गई है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे ये तार इस तरीके से था, अब ये तार लेंथ उतनी ही है लेकिन डायमीटर डबल कर दी गई है। तो बताओ लेंथ में कोई चेंज आया? और पूरे क्वेश्चन में देखो फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, कहते हैं हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस देखो हमने चेंज कर दिया, R1 रख दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद कहते हैं रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कहना चाहता है, डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ध्यान सुनना, पहला केस वो होएगा इसके लिए जिसमें रो रेजिस्टिविटी रो रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल थोड़ी चेंज हो रहा है, वो तो कह रहा है ना वायर ही है, बस उसको डायमीटर डबल कर दिया गया, उसने ये थोड़ी बोला मटेरियल चेंज हो गया, यानी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी, ठीक। लेकिन इसका R1 चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंज पूछ रहा है ना। हाँ, और ए क्यों चेंज होएगा, ए क्यों चेंज होएगा, हाँ क्योंकि इसकी रेडियस जो है ना, इसकी जो रेडियस है R, अब वो डबल हो चुकी है भाई, डायमीटर डबल मतलब रेडियस भी डबल हो गया, है ना। तो रेडियस यहाँ 2R हो गई, कोई दिक्कत, पक्का, ये बात समझ में आई? अच्छा ध्यान सुनना, पहला तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे के लिए रो इज इक्वल्स टू, जब दूसरा केस बनेगा इसके लिए, तो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस R2 हो जाएगी, इस बार नहीं हो जाएगी, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा, अपॉन लेंथ L ही रहेगी, ये हो जाएगा तुम्हारा R2, लेंथ L रहेगी, ये रो रहेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कहने का मतलब क्या, देखो पहले वाले केस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जब लेंथ L थी, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू रखेंगे, अभी देखो कैसे, इसको अपडेट करो कैसे, रो इज इक्वल्स टू R1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन से शेप का है, सर्कल शेप का है, बहुत बढ़िया। तो सर्कल है, तो सुनना ध्यान से, सर्कल है मतलब एरिया कितना, तो पाई R स्क्वायर, यानी पाई इंटू
आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? पक्का? अपॉन उसके बाद लेंथ एल है। अब इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, अच्छे से लिखा, ठीक। अब इसको अपडेट कर लो सेकेंड वाले को, तो रो इज इक्वल्स टू R2 इंटू पाई इंटू, क्यों? क्योंकि R2 तो रेजिस्टेंस हो गया, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पाई, और बड़े वाले के लिए कितनी है? 2R, तो 2R का स्क्वायर अपॉन L, क्योंकि लेंथ चेंज हुई नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, कोई दिक्कत? अब इनको डिवाइड कर दो, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक, कर देंगे। तो देखो, तो रो से रो, फिर R1 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन L इंटू, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं भाई, ये अपॉन ये है तो ऊपर वाला पहले, नीचे वाला रेसिप्रोकल, तो L फिर अपॉन R2 इंटू पाई इंटू 4R स्क्वायर, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर 4 और R स्क्वायर, यही इंपॉर्टेंट होता है, यही लोग चूक जाते हैं, जैसे तुम चूके हो अभी वैसे लोग भी चूक जाते हैं और 2 लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे 2R का स्क्वायर कितना होगा? 4R स्क्वायर होएगा, नहीं होएगा? ये बात समझ में आई? अब देखो जो कट रहा है काटो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कटा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत? अब देखो 1/1 इज इक्वल्स टू, ये है ऊपर R1 और कुछ नहीं, अपॉन यहाँ पे 4R2, है ना? ये बात समझ में आई? तो अब देखो बेटा, वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, यानी कि R2 पूछ रहा है भाई, जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो कितना हो गया, तो R2 की वैल्यू निकालो, तो ये 4, इसको आगे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 4R, इसको हो गया 4R2 बराबर R1, ठीक। तो हम लोग R2 की वैल्यू निकालेंगे, क्यों? क्योंकि पूछ रहा है जब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो कितना हो गया, तो चेंज होने के बाद मतलब R2 हो गया, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई? R1/4। ये बात समझ में आई? यानी कि क्या लिखोगे? 1/4 ऑफ R, कोई दिक्कत? ठीक है।